हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट और आज उसमें हमें पढ़ना है ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे में। अब उसके हम इम्प्लीकेशंस भी यहाँ पे देखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ठीक है, आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होता है। अब ये ब्लॉक्स का मतलब हो जाएगा ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हम कहेंगे। ठीक है, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है उसमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जिनके इकोनॉमिक इंटेंशंस या एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हम कहेंगे जो सिमिलर है। जैसे कि कंट्रीज़ चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करना, टैरिफ बैरियर्स को हटाना, ड्यूटीज़ कम करनी है। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उनके सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तभी वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। तो वैसे ग्रुप को हम कहेंगे, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को हम कहेंगे ट्रेडिंग ब्लॉक्स। अभी यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा खाली। ठीक है, वो एक ग्रुप में आ जाएंगी कंट्रीज़। बाकी पॉलिटिकली वो लोग डिफरेंट रहेंगे, गवर्नमेंट सबकी सेपरेट सेपरेट है, खाली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने वाला है। ठीक है, जैसे अभी ऐसे ट्रेडिंग ब्लॉक्स हमें डिटेल में आगे बहुत सारे स्टडी करने हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, नेफ्टा है, ये सारे ही ट्रेडिंग ब्लॉक्स हो जाएंगे। अब यूरोपियन यूनियन है तो उसके 27 मेंबर्स है, 27 कंट्रीज़ है। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज़ उसके लिए नॉन मेंबर्स बन जाती है। चलिए, अभी ये जब ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये कंट्रीज़ क्या करेगी, काफ़ी सारी वो लोग काफ़ी सारे बैरियर्स हटाएंगे, इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे। वो सारी चीज़ें होंगी क्योंकि उनकी कंट्री को उन्हें इकोनॉमिकली आगे लाना है वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है ट्रेडिंग ब्लॉक्स। अ ट्रेडिंग ब्लॉक और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज which is formed for increasing trade and development of member countries। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंबर कंट्रीज़ उनके बारे में सोच रही है कि भाई हमारा ट्रेड बढ़ना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, हमारी कंट्री में ज़्यादा इन्फ्लो होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज का, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी कंट्री में ज़्यादा इनोवेशन हो, ज़्यादा R&D हो एंड कंट्री का डेवलपमेंट हो इकोनॉमिकली। Now the trading bloc members remove or reduce trade barriers on member nations, whereas they may impose common barriers on non-trade members। ठीक है, अभी ट्रेड मेंबर्स जो है, जो मेंबर कंट्रीज है, वो क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी टैरिफ बैरियर्स। मतलब मान लो उनकी कंट्री में इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट या मटेरियल, तो वो क्या करेंगे, टैरिफ बैरियर कम कर देंगे, ड्यूटीज़ को कम कर देंगे। तो क्या होगा, उनकी कंट्री में इंपोर्टेड मटेरियल ज़्यादा आने लगेगा, लो कॉस्ट पे आने लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा, उन्हें बेनिफिट होगा, वहाँ पे क्वालिटी गुड्स बनेगा, ये फ़ायदा हो गया। अभी वो लोग क्या कर सकते हैं, नॉन मेंबर्स के लिए भी बैरियर्स लगा सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। जैसे वो लोग क्या करेंगे, नॉन मेंबर्स को मटेरियल देना है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टैरिफ बैरियर वो लोग बढ़ा देंगे, ड्यूटीज़ बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। अभी इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हम पहले पढ़ने वाले हैं कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैव पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑन द मेंबर नेशंस। सम ऑफ द पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस आर, यहाँ पे हम मेंबर नेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड क्रिएशन, प्रोडक्ट के लिए बिजनेस बढ़ना। ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना मार्केट में, उसे हम कहेंगे ट्रेड क्रिएशन। अब यहाँ पे जो भी टैरिफ बैरियर्स हटाए जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रही है कंपनीज मेंबर कंट्री में, उनके लिए डिमांड बढ़ती है उनके प्रोडक्ट की। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जो भी मटेरियल वो इंपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे ड्यूटीज़ कम हो गई, कम प्राइस पे उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है, उसकी वजह से प्रोडक्शन होके गुड्स कम कॉस्ट में बन रहा है एंड कस्टमर को भी कम प्राइस में मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्ट्स की ट्रेड क्रिएट होता है। नाउ ट्रेडिंग ब्लॉक रिमूव्स ट्रेड बैरियर्स इंक्लूडिंग टैरिफ बैरियर्स ऑन मेंबर नेशन। Reduction in tariff barriers results in reduction
ऑन प्राइजेस। देखिए टैरिफ रेट कम हो गए, ड्यूटीज कम हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, रॉ मटेरियल के प्राइजेस कम हो गए, उसकी वजह से फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई एंड उसकी वजह से प्राइजेस कम होते हैं प्रोडक्ट के। नाउ रिडक्शन इन प्राइजेस लीड्स टू हायर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स कस्टमर को कम प्राइस पे अगर गुड्स मिल रहा है तो कस्टमर क्या करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने वाले हैं। इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन मेंबर कंट्रीज। अभी वापस से डिमांड बढ़ गई तो सामने प्रोडक्शन हायर बढ़ जाए, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि जितनी डिमांड है उसके सामने उतना सप्लाई तो मैच करना होगा। द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू ट्रेड क्रिएशन। अब ये जो प्रोडक्शन बढ़ने लगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ने लगा क्योंकि सामने डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड क्रिएशन हुआ, ट्रेड बढ़ गया कंट्री में, मेंबर कंट्री में बिजनेस बढ़ गया। चलिए सेकेंड पॉजिटिव इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं, कंपटीशन। कंपटीशन की बात करेंगे। अभी ये जो टैरिफ बैरियर हटाए गए, ठीक है, टैरिफ बैरियर हटाए, ड्यूटीज कम हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, कम प्राइस पे रॉ मटेरियल मिलने लगा, सामने डिमांड बढ़ रही है, कम कॉस्ट में गुड्स बन रहा है, तो सारे ही कंपनी के लिए कम कॉस्ट में गुड्स बन रहा है, कम प्राइस में कस्टमर्स को मिल रहा है। कस्टमर्स के पास तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए कहाँ से गुड्स को ख़रीदना है। तो अब कंपनीज क्या करेगी, ट्राई करेगी कि वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाए कस्टमर के लिए, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स लीड टू कंपटीशन बिटवीन फॉर्म्स ऑफ एंटायर ब्लॉक। द ट्रेडिंग ब्लॉक रिमूव्स ट्रेड बैरियर्स, Therefore, price falls in member countries। हमने आगे के पॉइंट में भी देखा कि कस्टमर के लिए क्या हो गया, प्राइस कम हो गई प्रोडक्ट की। अब उस प्राइस कम होने की वजह से कस्टमर के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे सेलर उसे कम प्राइस पे दे रहे हैं प्रोडक्ट। अभी किसके लिए कंपटीशन बढ़ गया, सेलर्स के लिए, कि भाई उन्हें हाई क्वालिटी गुड्स देना होगा कस्टमर को। As a result, the firms of member countries compete on quality and other differentiating factors। Sellers क्या करेंगे या मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे, या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे या आफ्टर सेल सर्विस बढ़ाएंगे या अच्छी ऑफर देंगे। ये जो भी चीज़ वो करेंगे उनको ये करके कंपटीशन में टिकना पड़ेगा और अल्टीमेटली यहाँ पे बेनिफिट किसका होगा, कस्टमर का हो जाएगा। तो क्या हुआ, ट्रेडिंग ब्लॉक की वजह से कंपटीशन बढ़ गया इन मेंबर कंट्रीज। नाउ थर्ड पॉइंट इज, थर्ड इम्पैक्ट इज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। अभी इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल कब मिलता है, जब गुड्स प्रोडक्शन होता है बल्क में, ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, तभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट में फ़ायदा होता है, बाकी जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है उसमें भी फ़ायदा होता है, ठीक है। अभी मान लो आप 1000 क्वांटिटी गुड्स बना रहे हो और रेंट जितना भी आप पे कर रहे हो फिक्स्ड अमाउंट, और सामने आप उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर बढ़ जाए, उसी प्लेस पे आप 10,000 यूनिट बना रहे हो, तो क्या हुआ, उतने ही रेंट में अभी आप ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हो, तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। वो कॉस्ट 10,000 यूनिट में डिवाइड हो गई, जब पहले 1,000 यूनिट में डिवाइड होती थी, तो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस भी कम हो गई। तो अब ये ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट होने की वजह से हमने देखा कि कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है, मार्केट में डिमांड बढ़ गई प्रोडक्ट्स के लिए। अब ये डिमांड बढ़ गई है तो प्रोडक्शन भी सामने लार्ज स्केल में करना पड़ेगा, और जब ये लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाएगा तभी बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का। नाउ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन ब्रिंग इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्म्स इन द रीजन specialize in those goods and service which they are more capable of producing. Also, the price falls due to removal of trade barriers, which increases the demand. क्या हो गया, ट्रेड बैरियर हटा दिया, इसीलिए प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। द इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन
डिमांड बढ़ने की वजह से सामने सप्लाई करनी पड़ेगी उतनी, इसके लिए उस सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन करना ज़रूरी है एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है, which in turn brings economies of large scale. Now economies of production such as bulk discount on production inputs, reduction in labor cost due to use of labor saving devices etc. ये सारे फ़ायदे मिलने लग गए जब भी बल्क में लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होने लगा तब। इकोनॉमीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सच एज फ्रेट कंसेशन ऑन बल्क शिपमेंट, ये भी बेनिफिट मिलने लगे। बल्क शिपमेंट बहुत लार्ज क्वांटिटी में जब हम गुड्स खरीदते हैं तो फ्रेट कंसेशन भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट मिले, उसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने की वजह से सामने प्रोडक्शन बढ़ गया एंड उसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का फ़ायदा मिलने लगा कंपनीज़ को, जो कहाँ पे है, मेंबर कंट्रीज़ में है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स के मेंबर कंट्रीज़ में जो कंपनी है उन्हें ये बेनिफिट मिला। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होगा कि हमारी कंट्री में जो बिजनेसेस हैं वो अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लोगों की इनकम हो रही है, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कंट्री का। अभी यहाँ पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रही, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक कैन लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। Firm in the region would be in a position to produce goods at lower price. This would increase demand, which in turn would lead to large-scale production. The increase in production of goods and service leads to economic growth in the region. फर्म की कंपनीज की हम बात करें तो जो भी रीजन है, जो भी एरिया है या जो भी मेंबर कंट्री है, अभी उसमें जो फर्म है, कंपनीज है, उनके लिए क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, उसके सामने वो लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिला, ठीक है। इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल जो हमने देखा कि कोई भी जो कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन करने के लिए वो सारी कॉस्ट कम हो जाती है जब बल्क में प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल पे डिस्काउंट मिलते हैं, हमने देखा फ्रेट में कंसेशन मिले, वो फ़ायदे मिलने लगे, इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल ये सब मिलने लगा। अब ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, सामने डिमांड ज़्यादा है तो सेल भी ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से बिजनेसेस प्रॉफिट ज़्यादा करने लगे, ठीक है। अब ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं सारे ही फर्म, सारी कंपनीज, तो ऑफ कोर्स उस रीजन का इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अभी नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ी है, हमने देखा डिमांड क्यों बढ़ी है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है तो सामने प्रोडक्शन बढ़ाना है, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी लोगों को, क्योंकि ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड होंगे प्रोडक्शन के लिए। नाउ ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, देखिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है ऑफ गुड्स, देयर इज़ मोर डिमांड फॉर लेबर। टैरिफ बैरियर हटा दिए, उसकी वजह से कॉस्ट कम हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, डिमांड बढ़ रही है तो एम्प्लॉयज़ की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन हायर इनकम लेवल ऑफ द एम्प्लॉयड पीपल। ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो उनकी तो इनकम बढ़ेगी, सामने इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा उनका। इंक्रीज इन इनकम लेवल इंक्रीजिंग परचेसिंग पावर, देयरफॉर पीपल कैन कंज्यूम न्यू एंड बेटर गुड्स एंड सर्विसेज। द इंक्रीज इन कंजम्पशन लीड्स टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो परचेसिंग पावर बढ़ता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स ले सकता है, ज़्यादा क्वालिटेटिव गुड्स को खरीद सकता है, ठीक है। एंड परचेसिंग पावर बढ़ गया तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका इंक्रीज होता है, ठीक है, वो ज़्यादा चीज़ें कंजम्पशन कर सकता है, क्वालिटी गुड्स कंजम्पशन कर सकता है। तो ये एक फिफ्थ एडवांटेज हो गया, फिफ्थ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए कि एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी लोगों को।
नाउ नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात करेंगे। व्हाट इज एफिशिएंसी? तो हम कम कॉस्ट में ज़्यादा रिटर्न ले सके, रिटर्न ज़्यादा इनकम कमा सके, उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी। कोई भी बिजनेस उसकी कॉस्ट कम कर सकता है एंड रिटर्न बढ़ा सकता है, तो हम कहेंगे वो बिज़नेस एफिशिएंटली काम कर रहा है। अभी बिज़नेस उसकी कॉस्ट कैसे कम कर सकता है? तो एक तो वो R&D कर सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके प्रोडक्ट में भी वो कर सकता है या उसकी प्रोसेस में भी वो कर सकता है, उसकी वजह से भी कॉस्ट कम हो सकती है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो उसके एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेनिंग दे सकता है, उनका डेवलपमेंट करा सकता है, जहाँ पे रिक्वायर्ड हो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, ताकि वो अच्छे से काम करे और ज़्यादा आउटपुट दे, क्वालिटेटिव आउटपुट दे। ठीक है, इससे भी कॉस्ट कम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, बराबर है, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो हमारा पुराना है, आउटडेटेड है, तो वो बिज़नेस के लिए कॉस्ट बढ़ा देता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये भी हेल्प करता है कुछ हद तक कॉस्ट को कम करने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो क्या होता है, वो बिज़नेस की एफिशिएंसी बढ़ती है। ट्रेडिंग ब्लॉक जनरेट्स कंपटीशन अमॉन्ग द फर्म्स ऑफ मेंबर नेशंस। देयरफॉर the firm undertakes various activities to gain competitive edge, such as research and development, training and development, technology upgradation, etc. The above activities lead to higher efficiency, that is higher returns at lower cost. ये चीज़ें करने से क्या होता है, ज़्यादा एफिशिएंटली बिजनेस काम कर सकता है एंड वो सरवाइव कर सकता है मार्केट में। ठीक है, कंपटीशन में वो सरवाइव कर सकता है, क्योंकि हमने आगे देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मेंबर कंट्रीज़ की कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि क्या हो रहा है, लो कॉस्ट पे रॉ मटेरियल आ रहा है, सामने डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट के लिए, उसकी वजह से क्या है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है बिज़नेस को सरवाइव करने के लिए। अभी ये सरवाइव करना है तो ये चीज़ें करनी होगी ताकि कॉस्ट कम हो एंड सामने रिटर्न बढ़ते रहे। नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ड्यू टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या ड्यू टू ट्रेडिंग ब्लॉक देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ये जो मेंबर कंट्रीज़ का ग्रुप हुआ, ये जो कंट्रीज़ का ग्रुप क्रिएट हुआ, उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आया इन टेक्नोलॉजी। एज द फर्म ग्रो दे वुड गो फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। Also, some firms may invest in R&D to develop new technology. As a result of technology upgradation and development, the firm can improve quality and reduce cost. क्या करने लगे मेंबर कंट्रीज़? ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ में जो भी बिजनेस सिचुएटेड है वो R&D करने लगे। क्यों करने लगे? उनकी टेक्नोलॉजी में कुछ नया लाना है, इनोवेशन लाना है, अपग्रेडेशन लाना है, इसके लिए। अब ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का फ़ायदा क्या होने वाला है, बिज़नेस के लिए कॉस्ट कुछ हद तक कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो मेंबर कंट्रीज़ ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट के बैरियर्स भी हटा दिए। The member nation may reduce or remove restrictions on investment. Therefore, there can be increase in intra-regional investment, which in turn would increase the economic development of the region. अभी क्या हुआ, मेंबर नेशंस ने क्या किया, मेंबर कंट्रीज़ जो है एक दूसरे कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, एक कंपनी दूसरे में इन्वेस्ट करेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट करने की वजह से क्या हुआ, रीजनल डेवलपमेंट होने लगा। जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका खुद का डेवलपमेंट होने लगा इकोनॉमिकली। ऑल्सो द रीजन वुड बी इन अ पोजिशन टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ड्यू टू इट्स ग्रोथ पोटेंशियल। अभी मेंबर कंट्रीज़ का खुद का जो ये ग्रोथ होने लगा, तब जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ है
ठीक है। जो नॉन मेंबर कंट्रीज है वो भी क्या चाहेगी कि चलो हम भी इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये कंट्री तो ग्रो कर रही है, तो वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेंबर कंट्रीज़ के अंदर। ये हो गया इन्वेस्टमेंट पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस। ड्यू टू इंटीग्रेशन देयर कैन बी बेटरमेंट of social and cultural relations in region. The member countries can improve their relations with each other through exchange and social programs. This will indirectly help for peace and prosperity of the region. क्या हुआ? Exchange through exchange and social programs, इन लोगों ने क्या किया? relations improve किए। अभी एक ग्रुप में ही जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या हो रहा है? बिजनेसेस हो रहे हैं, इकोनॉमिकली तो इंटीग्रेशन हुआ ही है। अभी एक दूसरे कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, ठीक है, मैन पावर भी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है? वो लोग सोशली एंड कल्चरली भी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, रिलेशंस उनके इम्प्रूव होते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। Now next one is utilization of resources. Resources जो यूज़ होते हैं बिजनेस में, तो हम कहेंगे एक तो फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, पैसे लगते हैं, ह्यूमन रिसोर्स आता है, एंड थर्ड फिजिकल रिसोर्सेस आते हैं, जैसे लैंड है, मशीनरी है। तो इन रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज़ होने लगा ड्यू टू ट्रेडिंग ब्लॉक्स। The economic integration would help to make better utilization of resources. Due to the growth of the region, there would be optimum use of physical resources, human resources, and financial resources. The optimum use of resources would in turn lead to higher efficiency and productivity of various forms in the region. अब ये रिसोर्सेज का जो मैक्सिमम यूज़ होने लगा, उसकी वजह से क्या हुआ कि मैक्सिमम यूज़ करने की वजह से वेस्टेज कम होने लगा, बिजनेसेस एफिशिएंटली काम करने लगे एंड प्रॉफिट अर्न करने लगे। जो मेंबर कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट करने की वजह से क्या होता है? इकोनॉमिकली ग्रोथ आ जाता है। तो ये एक हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर वेलफेयर। A trading bloc facilitates welfare of consumers in member nations. Consumer welfare takes place when consumer gets quality goods at lower prices. हमने आगे के टॉपिक्स में देखा कि ये जो टैरिफ बैरियर्स हटाए गए, ट्रेड बैरियर्स हटाए गए, उसकी वजह से क्या हो गया? प्राइसेस कम हो गए इंपोर्टेड मटेरियल के, रॉ मटेरियल के। उसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने लगा, कस्टमर को कम प्राइस पे गुड्स मिल रहा है। अब कम प्राइस पे गुड्स मिल रहा है एंड मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेलर्स अवेलेबल है जो कम प्राइस पे गुड्स देते हैं अवेलेबल करके कस्टमर्स को। कंपटीशन बढ़ गया है सेलर्स के बीच में, तब वो लोग क्या ट्राई करेंगे कि कस्टमर को क्वालिटी गुड्स देना है खुद का सेल्स बढ़ाने के लिए। तब यहाँ पे फ़ायदा किसका हो रहा है? कस्टमर का हो रहा है, ठीक है। कस्टमर को कम प्राइस पे भी गुड्स मिल रहा है एंड क्वालिटी गुड्स भी मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में सेलर्स के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाउ कंज्यूमर्स गेट क्वालिटी गुड्स ड्यू टू एम्फोसिस ऑन R&D एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दूसरा, उनको क्वालिटी गुड्स क्यों मिलने लगा? R&D भी हो रहा है बिजनेस, इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है। कंज्यूमर्स में गेट गुड्स एट लोअर प्राइस बिकॉज trading bloc removes tariff barriers, which reduces prices. Also, the firm may pass on some benefit of large scale to customers in form of reduction of prices. ये बहुत सारे फ़ायदे कस्टमर को मिलने लगे। R&D हो रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रहा है बिजनेस में, जिसका फ़ायदा मिल रहा है, क्वालिटी गुड्स मिल रहा है कस्टमर को, टैरिफ बैरियर कम हो गए, उसकी वजह से भी प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस कम हो रही है। एंड दूसरा, जो लार्ज स्केल में बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का,
तो जो फ़ायदा प्रोड्यूसर को मिल रहा है वो फ़ायदा वो पास ऑन करता है कस्टमर को, एंड वहाँ पे भी वो प्राइस कुछ हद तक कम करता है या डिस्काउंट्स देता है जो बेनिफिट देता है कस्टमर को। तो यहाँ पे किसका वेलफेयर हो गया? कस्टमर का हो गया। ठीक है, तो ये सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट रही ट्रेडिंग ब्लॉक की। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। चलो फ़ायदे हुए तो कुछ नुकसान भी होंगे। क्या क्या नुकसान है ट्रेडिंग ब्लॉक्स के वो देखते हैं। द ट्रेडिंग ब्लॉक्स कैन नेगेटिवली अफेक्ट द नॉन मेंबर कंट्रीज। नॉन मेंबर कंट्रीज जो ट्रेडिंग ब्लॉक की मेंबर नहीं है, उस ग्रुप में वो नहीं है, उनके लिए क्या क्या नुकसान रहे। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग। क्या रीज़न रहे? सबसे फर्स्ट आता है कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स। अब ये जो ग्रुप कंपनीज है वो क्या करेगी? नॉन मेंबर्स पे एक्सटर्नल बैरियर्स लगा देगी। मान लो टैरिफ बैरियर्स लगा दिए, ठीक है, ड्यूटीज़ बढ़ा दी, तो उनके लिए तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, वो वहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे गुड्स को। द मेंबर कंट्रीज ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक may impose common external barrier on non-member. The common external barrier may be in form of tariff and non-tariff barrier. दोनों भी हो सकता है, टैरिफ भी हो सकते हैं, नॉन टैरिफ भी हो सकते हैं। Due to such external barriers, the non-members stand at disadvantage, and as such their trade with trading member countries gets affected to certain extent. मेंबर कंट्रीज़ और नॉन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा था, अभी क्या हो गया? मान लो टैरिफ बैरियर्स बढ़ा दिए मेंबर कंट्री ने, ठीक है, ड्यूटीज़ बढ़ा दी। ड्यूटी बढ़ाने की वजह से क्या होगा? नॉन मेंबर कंट्री वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगी, इंपोर्ट नहीं कर पाएगी मेंबर कंट्री से। तो क्या हुआ? वहाँ पे जो दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा था वो कुछ हद तक कम हो गया। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया, एक नेगेटिव इफेक्ट आ गई। नेक्स्ट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग बाय मेंबर नेशन। अब ये जो मेंबर नेशंस है ट्रेडिंग ब्लॉक में एक ग्रुप है, अब वो क्या करते हैं? कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं कुछ कुछ चीज़ों में। द मेंबर ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक कलेक्टिवली बार्गेन विथ नॉन मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड जो मैटर्स है उसमें ये लोगों का तो ग्रुप क्रिएट हो गया, कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं नॉन मेंबर के साथ। तो क्या होगा वहाँ पे? ड्यू टू देयर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर नॉन मेंबर नेशन स्टैंड्स एट अ डिसएडवांटेज। अभी उनके जो टर्म्स हैं वो मानने पड़ेंगे नॉन मेंबर्स को, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे नॉन मेंबर्स का नुकसान हो जाता है। अभी जो मेंबर्स है वो तो उनके ही फ़ायदे की बात करने वाले हैं, ठीक है, अभी उनको कोई टैरिफ बैरियर लगाना है या टैरिफ बैरियर नहीं लगाना है, तो वहाँ पे तो मेंबर नेशन उनका ही फ़ायदा देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे नॉन मेंबर्स का नुकसान हो जाता है। नाउ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मल्टीलैटरलिज्म। Critics point out that regionalism results in lack of interest in multilateralism. क्या हो गया? ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट होने की वजह से एक रीजनलिज्म क्रिएट हो गया। जितनी भी कंट्रीज़ है मेंबर कंट्रीज़, अभी वो क्या सोचेगी? उनके ही बारे में सोचेगी खाली, कि उनका ही जो रीजन है वो ही डेवलप होना चाहिए, वही इकोनॉमिकली आगे आना चाहिए, ठीक है, वो बाकी आगे दूसरों के लिए वो नहीं सोच रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गई। द मेंबर कंट्रीज आर मोर इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर रीजन। खुद के ही बारे में सोच रहे हैं कि चलो हम टैरिफ बैरियर हटाते हैं, हमारी कंट्री में बिजनेसेस बढ़े, ट्रेड क्रिएशन हो, प्रॉफिट बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, सब हमारी कंट्री में बढ़े, हमारे ही रीजन में हो। नॉन मेंबर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। They do not take much interest in the multilateralism activities such as that of WTO. अभी WTO क्या कर रहा है? सबके बारे में सोच रहा है, लेकिन ये लोग क्या करेंगे? खुद के रीजन, खुद की ही कंट्रीज़ के बारे में सोचेंगे, उसमें ही वो लोग इंटरेस्ट लेंगे। नाउ ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन की बात करेंगे। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट रीजनलिज्म leads to trade diversion rather than trade creation. हमने आगे देखा ट्रेड क्रिएशन कि बिजनेस बढ़ता है, अभी यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं ट्रेड क्रिएशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है?
ट्रेड डाइवर्जन, डाइवर्ट हो रहा है ट्रेड। ड्यू टू रीजनलिज्म द मेंबर कंट्रीज रिमूव ट्रेड बैरियर्स ऑन मेंबर नेशन एंड इम्पोज बैरियर ऑन नॉन मेंबर्स। As a result, the goods of low cost producing non-members become expensive on account of tariff duties। क्या हो गया, मेंबर नेशन ने क्या किया, खुद के टैरिफ रेट तो कम कर दिए, ठीक है, लेकिन नॉन मेंबर्स के लिए उन लोगों ने बढ़ा दिए। अभी उनकी कंट्री में तो लो कॉस्ट पे गुड्स आ जाता है, लेकिन अभी दूसरी कंट्री के लिए तो नुकसान हो गया, टैरिफ बढ़ा दिया, ठीक है, नॉन मेंबर्स के बारे में नहीं सोचा। बट द गुड्स फ्रॉम द हायर कॉस्ट प्रोड्यूसिंग मेंबर्स बिकम चीपर ऑन अकाउंट ऑफ रिमूवल ऑफ टैरिफ ड्यूटीज़। अब खुद की उनकी ही जो मेंबर कंट्रीज है बराबर, वहाँ से गुड्स आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे टैरिफ बैरियर हटा दिया, ड्यूटीज़ कम कर दिए। अब वो गुड्स भले ही हायर कॉस्ट का हो, लेकिन टैरिफ तो वहाँ पे कम लग रहा है, ड्यूटी कम लग रही है, उसकी वजह से वो गुड्स कम रेट पे इंपोर्ट हो रहा है, तो उनके मेंबर नेशन का तो फ़ायदा हो गया, लेकिन नॉन मेंबर नेशन का वहाँ पे नुकसान हो जाता है। देयरफॉर द ट्रेड गेट्स डाइवर्टेड फ्रॉम लो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग नॉन मेंबर टू हायर कॉस्ट प्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप। क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेड डाइवर्ट हो गया, ठीक है, नॉन मेंबर से हाई कॉस्ट प्रोड्यूसिंग मेंबर कंट्री की तरफ। नाउ अभी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने इम्प्लीकेशंस देखे, तो इसका इफेक्ट, इसके कंक्लूजन के बारे में देखते हैं। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ट्रेडिंग ब्लॉक्स एनकरेज ट्रेड अमोंग member nations by removing trade barriers. However, it may discourage the trade with non-members, and therefore trading bloc may create obstacles in the growth of trade between member and non-member nation. मेंबर कंट्रीज़ भी है, नॉन मेंबर भी है। अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू रीजनलिज्म वो लोग सिर्फ खुद के ही मेंबर कंट्री के बारे में ही सोच रहे हैं, उनके ही डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, नॉन मेंबर्स के बारे में तो सोचा नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे लॉस हो रहा है, वहाँ पे उनके साथ जो ट्रेड हो रहा है वो नहीं हो पा रहा ठीक से, वो ट्रेड कम हो जाता है, जो मेंबर कंट्री है नॉन मेंबर कंट्री के बीच में हो रहा है वो कम हो जाता है। ये एक ओवरऑल हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक्स की क्या रही इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो ये हमने देखे पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। अभी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं हमने देखा, इफ़ेक्ट्स हमने देखे, तो अभी कौन कौन से ट्रेडिंग ब्लॉक्स रहेंगे वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन एक सबसे बड़ा मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक बन जाता है। चल, लेकिन हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना स्टूडेंट, एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।